हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। जैसे हमने पिछली क्लास में जाना कि मौलिक अधिकार क्या है, उनकी विशेषता क्या है, पृष्ठभूमि क्या थी उनकी, उसके बाद सारे आर्टिकल अपन एक ही क्लास में देख लिए थे। ओके, आज अपन बात करेंगे डिटेल से एक एक आर्टिकल के बारे में। और आज अपन दो आर्टिकल देखेंगे, एक है आर्टिकल 12 और एक है आर्टिकल 13। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना आर्टिकल 12 के बारे में कि आर्टिकल 12 कहता क्या है। अनुच्छेद 12, देखो अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की परिभाषा। ओके, वो जो राज्य की परिभाषा है ना, ये सिर्फ भाग 3 के लिए नहीं बल्कि भाग 4 के लिए भी है। ओके, ये राज्य की परिभाषा दे रखी है जो अनुच्छेद 12 में, वो भाग 3 के अलावा किसके लिए भी लागू है? भाग 4 के लिए भी। ओके, ध्यान हुए। चलो, यह परिभाषा भाग 3 व भाग 4 दोनों में एक ही है। दोनों में क्या है? एक ही है। ओके, अब देखो, आप सभी जानते हो कि भाग 3 में क्या है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति के निर्देशक तत्व। क्या है? नीति के निर्देशक तत्व। आप सब जानते हैं निर्देशक तत्व। ओके, अब देखो परिभाषा दे क्या रखी है उसकी बात करें अपन। तो देखो इसमें बता रखा है कि राज्य कौन है। ओके, राज्य कौन कौन है? राज्य देखो, पहली बात है कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, अब देखो केंद्र सरकार में कौन कौन आएगा। आप सभी जानते हो केंद्र सरकार में कौन आएगा। एक संसद आती है। क्या आती है? संसद आती है। संसद में कौन आएगा? तो संसद में एक तो लोकसभा, एक आएगी राज्यसभा। ओके, वहीं पे आगे बात करें तो इसमें है प्रांतीय सरकार। क्या कौन सी है? प्रांतीय सरकार। ओके, उसमें क्या आएगी? तो इसमें आएगी विधानमंडल। क्या आएगी? विधान मंडल। अब विधानमंडल भी क्या है? एक तो है विधानसभा, और एक है विधान परिषद। ओके, अब मुझे बताओ कि भारत के कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। ओके, उत्तर मुझे कमेंट में बता देना। ओके, फिर क्या है? देखो, एक तो क्या है केंद्र सरकार, जो जिसमें क्या है संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आएगी। प्रांतीय सरकार में विधानमंडल यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और आएगी प्रांतीय सरकार। ओके, अब प्रांतीय सरकार में कौन कौन है? ओके, अब प्रांतीय या फिर आएगी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। अब देखो स्थानीय सरकार में कौन कौन है। तो देखो स्थानीय सरकार में एक तो है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तीनों क्या है? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों हो गई है। नगर पालिका, परिषद भी है साथ में उसमें, और क्या है? निगम भी है। ये क्या है? राज्य है। उसके बाद पंचायत समिति। ओके, उसके बाद मंडल पंचायत, और कौन है? और जिला पंचायत। जिला पंचायत ये भी क्या है? राज्य है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद कौन है? और एक है जिला बोर्ड। जिला बोर्ड हो गया है, फिर खनन बोर्ड हो गया है। जिला बोर्ड, खनन बोर्ड, ये सब क्या है? राज्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब आगे चले अपन और, तो उसके लिए अपन को पहले मिटाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि राज्य क्या है। एक तो क्या है केंद्र सरकार, जिसमें क्या आएगी संसद, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद क्या आएगी प्रांतीय सरकार, जिसमें कौन आएगी? विधानमंडल, जिसमें आएगी विधानसभा, विधान परिषद। होगी स्थानीय सरकार आएगी, उसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम आएगी। उसके बाद क्या आएगी? जो भी पंचायत है वो सारी आएगी। जिला बोर्ड आएगा और खनन बोर्ड भी आएगा। ओके, समझ में आया? जो ये आर्टिकल 12 है वो कहाँ लागू होता है? तो भाग 3 में भी इस राज्य की परिभाषा यही है और भाग 4 के लिए भी राज्य की परिभाषा यही है। ओके, आगे चले। और राज्य कौन है? मिटा दूं मैं? यहाँ तक समझ में आया ना? देखो, और राज्य कौन है? अन्य प्राधिकारी। चौथी बात दे रखी है इसमें, अन्य प्राधिकारी। देखो ये बात समझने की है कि अन्य प्राधिकारी कौन है। ओके, थोड़ा ढंग से समझना, अच्छे से समझना और समझ में आ जाएगा। देखो अन्य प्राधिकारी में कौन आ जाएगा? ऐसा व्यक्ति
या निकाय जो क्या रखती है, विधिक शक्ति रखती है। कौन सा? इसमें दो बातें हैं, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है या फिर निकाय जो क्या रखती है, विधिक शक्ति रखती है। विधिक शक्ति रखती है, क्या रखती है, मतलब कि विधि बनाने की शक्ति रखती है। विधि शक्ति रखती है मतलब वो कौन सी विधि बना सकती है। अब देखो वो विधि बना सकती है, यानी कि विधि शक्ति मतलब क्या बना सकती है, वो विधि बना सकता है व्यक्ति या फिर निकाय। क्या बना सकता है, वो विधि बना सकता है या फिर आदेश दे सकता है। तो क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। वहीं दूसरी बात और कौन है, संस्था है, ठीक है ना। ऐसी संस्था है, कौन सी, ऐसी संस्था है। अब ऐसी संस्था है, कौन सी संस्था है बताओ। अब इसको समझाने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा तो मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ऐसी संस्था है जो क्या करती है, ऐसी संस्था है जो राज्य से आर्थिक सहायता या अनुदान प्राप्त करती है। अनुदान प्राप्त करती है, वो भी क्या कहलाएगी, वह भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। राज्य की परिभाषा में आते हैं। ओके, अब देखो वैसे संस्थाएं कौन कौन सी होगी उसकी बात करें तो देखो, अब क्वेश्चन आता है कि राज्य कौन है, राज्य कौन नहीं है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। मतलब कि कोई संस्थान है, जैसे कि मान लो अपने यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, वो राज्य है या नहीं है, वो राज्य है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है ना, कुलगुरु की। उसके बाद बात करें अपन, जो अपन कॉलेज है, महाविद्यालय है, क्या वो राज्य हो सकते हैं। हाँ, अगर वो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं तो वो राज्य होंगे, लेकिन अगर वो निजी है, वो सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं करते हैं तो वो क्या है, राज्य नहीं कहलाएंगे। ओके, वही बात करते हैं अपन गवर्नमेंट स्कूल की, तो क्या वो राज्य है, हाँ तो बिल्कुल राज्य है। लेकिन क्या वो स्कूल राज्य है जो निजी है, नहीं, वो राज्य नहीं है। लेकिन वह निजी स्कूल जो सरकार से अनुदान प्राप्त करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो राज्य के अंतर्गत आता है। ओके, समझ में आया। चलो अब देखो ये कौन कौन सी संस्था है जो राज्य है और राज्य नहीं है उसकी बात करें तो देखो आप यहाँ तक समझ में आए ना आपको, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन कौन से राज्य है। अब देखो एक बात है, राज्य है। ओके, अब देखो राज्य कौन कौन है बताओ मुझे। एक तो है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। उसके बाद जो अपन जाते हैं रेलवे बोर्ड, कौन है, रेलवे बोर्ड हो गया है, रेलवे बोर्ड। ONGC, क्योंकि अब देखो ONGC क्यों है मैं बताता हूँ आगे। ONGC हो गया है, उसके बाद सेल हो गया है, LIC हो गया है, सेल LIC हो गया है। उसके बाद और कौन है राज्य जो अपनी UPSC एग्जाम दे रही है, RPSC दे रही है, वो UPSC RPSC, ये सब क्या है, राज्य। और उसके बाद बताओ एक जो अपन BSNL है ना ऑफिस, या फिर BSNL की जो सिम आती है वो भी क्या आती है, राज्य के अंतर्गत आती है। और क्या है, BSNL। ओके, अब देखो आपने देखा वो ONGC और सेल का मैंने नाम लिखा है, इसका नाम क्यों आता है, क्या ऐसे भी आर्थिक सहायता प्रदान करते, नहीं। आर्थिक सहायता के साथ साथ अगर कोई संस्थान क्या करती है, किसी क्षेत्र में एकाधिकार यानी कि मोनोपोली एकाधिकार रखती है तो वह भी राज्य की श्रेणी में आती है, राज्य की श्रेणी में आती है। ओके, लेकिन इसी बात पे एक विवाद है कि क्या BCCI जो अपने भारतीय टीम जो क्रिकेट है क्या वो राज्य है या नहीं है, तो उसकी बात अपन आगे करते हैं। अब तो ये क्या है, ये सब क्या है, राज्य है। कौन कौन है, विश्वविद्यालय हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, ONGC, सेल, LIC, UPSC RPSC BSNL, ये सब क्या है, राज्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब बात करो राज्य नहीं है। ओके, अब देखो कौन कौन राज्य नहीं है। राज्य नहीं है, कौन कौन राज्य नहीं है। एक तो मैंने अभी बता दिया आपको,
एक तो देखो न्यायालय, न्यायालय है ना, अगर वो न्यायिक कार्य कर रही है, कौन से न्यायिक कार्य, तो वो क्या है, तो वो राज्य नहीं है। ओके, अगर न्यायालय है वो न्यायिक कार्य कर रही है तो वो राज्य नहीं है, लेकिन वो तो प्रशासनिक कार्य कर रही है, कौन से प्रशासनिक कार्य कर रही है, प्रशासनिक कार्य, तो वो क्या है, वो राज्य है। ओके, ये बात समझ में आई। अगर कोई न्यायालय है वो न्यायिक कार्य कर रहा है तो वो राज्य नहीं है, लेकिन वो प्रशासनिक कार्य कर रहा है तो वो क्या है, राज्य है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो बीसीसीआई, बीसीसीआई क्या ये राज्य है, ये राज्य नहीं है। एक केस था, इसका नाम था जी टेलीविज़न लिमिटेड, बात कौन सा, जी टेलीविज़न, जी मैं पेन चेंज करता हूँ, जी टेलीविज़न, सुप्रीम कोर्ट के जी टेलीविज़न लिमिटेड वाद के फैसले में कहा कि बीसीसीआई क्या है, राज्य नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है, प्राइवेट कॉलेज मैंने बता दिया, वो भी क्या है, राज्य नहीं है। ओके, यानी कि निजी जो कॉलेज होते हैं ना, निजी महाविद्यालय, वो क्या है, वो राज्य नहीं है। उसके बाद एक एनसीईआरटी है, जो किताबें आती है अपन पढ़ते हो, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्रोत है पढ़ने का, एनसीईआरटी, वो भी क्या है, राज्य नहीं है। उसके बाद जो प्राइवेट बैंक होते हैं जैसे आईसीआईसी बैंक, वो भी क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। ओके, तो ये तो बात होती है अपनी राज्य की। यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, तो ये तो खत्म होता है अपना आर्टिकल 12। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये आपने देख लिया तो इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, आगे चले। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की, वो क्या कहता है उसकी बात करते हैं। ओके, समझ में आया। देखो समझ में नहीं आया हो ना तो कमेंट कर देना, बोलना कि यार भाई यार समझ में नहीं आ रहा है, वापस समझा दे, तो मैं वापस समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की, किसकी, अनुच्छेद 13 की बात करेंगे अपन। अनुच्छेद 13 की बात करेंगे अपन। अब देखो अनुच्छेद 13 कहता क्या है सबसे पहले। ओके, अनुच्छेद 13 कहता है जो भी विधिया या फिर कानून मौलिक अधिकार से असंगत होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, तो वह शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ओके, यानी कि जो भी कानून है या विधियाँ है जो फंडामेंटल राइट से टकराती है और उनका हनन कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब देखो अगर हम कुछ चीर फाड़ करें इस आर्टिकल का तो देखो, अब देखो इसमें एक बहुत सारे क्लोज है, जैसे कि 13 क्लोज 1। ओके, 13 क्लोज 1 क्या कहता है कि जो संविधान लागू हुआ था अपना, उससे पहले जो विधियाँ बनी है ना, ठीक है ना, मतलब कि संविधान इतर, ठीक है ना, मतलब कि संविधान जो लागू हुआ था उससे पहले जो विधियाँ बनी है, अगर उसका कोई भाग, ठीक है ना, मौलिक अधिकार से टकरा रहा है और वो गलत है तो वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया। आर्टिकल 13 क्लोज 1 कहता है संविधान से पूर्व बनी विधियाँ अगर फंडामेंटल राइट से असंगत होती है तो वह क्या हो जाएगी, तो वह भाग समाप्त हो जाएगा, जो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 क्लोज 1 कह रहा है। ओके, यानी कि फिर देखो
अगर फिर बात आती है कि जैसे कोई कानून बना था आज़ादी से पहले, ठीक है ना, उसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार को हनन हुआ है जो अभी है, तो क्या ये लागू होगा? तो नहीं, ये भूतलक्षी नहीं है, यानी फंडामेंटल क्या है? भूतलक्षी नहीं है। ओके, यानी कि क्या है? ये भूतलक्षी नहीं है, भूतलक्षी नहीं है। ओके, अब देखो संविधान से पूर्व कब बनी ये बात, याद रखना, क्या पता एग्जाम में ये ना लिखा हो, सीधा डेट लिखी हो, तो वो भी ध्यान रखना। तो डेट क्या है? संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ओके, ध्यान रखोगे, संविधान से पूर्व यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी विधियाँ बनी है, अगर वो विधियाँ फंडामेंटल राइट्स से असंगत होती है तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है, या फिर उसका वह भाग जो फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है वो समाप्त हो जाएगा। ओके, इसी में एक सिद्धांत छुपा हुआ है, ओके, जिसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा? आच्छादन का सिद्धांत। अब उसकी बात करें अपन तो देखो, इसी में कौन सा सिद्धांत है? एक आच्छादन या फिर ग्रहण का सिद्धांत छिपा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें अपन तो इसके लिए मुझे पहले मिटाना पड़ेगा। ओके, किसकी बात करेंगे? आच्छादन का सिद्धांत। देख लो आप, कौन सा है? आच्छादन का सिद्धांत, या फिर बोल सकते हैं अपन ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। अब ये क्या है? देखो, अगर कोई विधि है, कोई कानून है, ठीक है ना, कोई कानून है, ठीक है, उसमें कुछ क्लोज है, जैसे कि मान लो आप ये कानून बना है 1 2 3 4, कौन सा? ये 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है ना। इसमें से 1 2 है ना, ये तो सही है, ठीक है। ये 3 4 है ना, ये फंडामेंटल राइट से क्या है? अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये समाप्त हो जाएंगे। मतलब कि पूरा कानून समाप्त नहीं होगा, बल्कि जो ये 3 4 है ना, वो क्या है? दब जाएंगे। यानी कि देखो, समझो आप, विधि मतलब कि वह भाग जो संविधान से, वो भाग जो फंडामेंटल राइट्स से संगत है, वो क्या है? वो तो लागू रहेगा। वह भाग जो फंडामेंटल राइट्स से असंगत है, वो क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। क्या जाएगा? छिप जाएगा। क्या करेगा? छिप जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में अगर कोई संसद संविधान में संशोधन करती है, उस कानून में संशोधन करती है, और वह इस भाग को इस फंडामेंटल राइट से असंगत नहीं होना बताती है, तो क्या हो जाएगा? ये जो भाग है वो क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। ओके, समझ में आया? देखो, मतलब ये है कि अगर भविष्य में संविधान संशोधन या कानून में संशोधन करके फंडामेंटल राइट से संगत करा दिया जाए, लेकिन कैसे? मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना, किया जाए, तो छिपा हुआ भाग भी सही हो जाएगा, और वह क्या होगा? लागू हो जाएगा, लागू या फिर प्रभावी हो जाएगा। ओके, समझ में आया? आच्छादन का सिद्धांत या फिर ग्रहण का सिद्धांत। ओके, समझ में आया ना? पक्का? ओके, अब देखो, अब बात आती है जो किताबों में नहीं होती है, उसकी बात करें कि ये सिद्धांत आया कहाँ से, कौन सा बाद में आया, कौन सा केस में आया। तो ये सिद्धांत आया था, एक वाद था 1955 का, जिसका नाम था भिकाजीवाद। क्या बात था? भिकाजीवाद। ये बात कब आया था?
भिखाजीवाद 1955 में यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। ओके, ध्यान रखना। ओके, समझ में आया? आर्टिकल 13 क्लोज 1 की बात हो गई है, जो क्या है, संविधान से पहले जो विधि बनी है उसकी बात करता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 क्लोज 2 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 13 क्लोज 2 की, कि वो क्या कहता है। ओके, अब देखो आर्टिकल 13 क्लोज 1 है ना, वो संविधान से पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। वो जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 है ना, वो संविधान के बाद की बात करेगा, संविधान लागू हुआ उसके बाद की बात करेगा। ओके, अनुच्छेद 13 क्लोज 2 ये क्या कहता है? तो देखो, ये कहता है कि संविधानेतर विधियां, यानी कि संविधान लागू होने के बाद बनी विधियां जिन्हें और क्या कहते हैं? संविधानेतर विधियां। कौन सी? संविधानेतर विधि। ओके, बनी विधियां अगर फंडामेंटल राइट्स से असंगत होती है तो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असंगत होती है तो वह समाप्त या फिर शून्य घोषित की जाएगी, शून्य हो जाएगी। ओके, समझ में आया? देखो, आर्टिकल 13 क्लोज 1 कह रहा है संविधान से लागू होने से पहले की बात, और आर्टिकल 13 क्लोज 2 कह रहा है संविधान लागू होने के बाद की जो बनी विधियां है ना, अगर वो मौलिक अधिकारों से असंगत होती है तो वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 13 क्लोज 3 क्या कहता है। ओके, अब देखो आर्टिकल 13 क्लोज 3 क्या कहता है कि कौन कौन सी विधियां है, ठीक है ना। अब विधि कौन है उनकी बात करेगा, ठीक है ना। मतलब कि आर्टिकल 13 क्लोज 3 में विधि की बात की है, विधि की परिभाषा दी गई है। ओके, अनुच्छेद 13 में बात की है विधि क्या है, कौन कौन सी विधियां है, ठीक है ना। आर्टिकल 13 क्लोज 3। अब विधियां कौन सी है, किन विधियों की बात करें जो असंगत हो जाएगी? तो देखो, इसमें बात करिए विधियां की। विधि, अब कौन कौन सी विधि है उसकी बात करो। बताओ कौन कौन सी विधि है? एक तो है स्थायी विधि। कौन सी? स्थायी विधि जो कौन निर्माण कर सकता है? बताओ। एक तो संसद या फिर विधानमंडल। कौन कर सकता है? संसद व विधानमंडल। कौन है? संसद व विधानमंडल। ओके, मतलब कि भारत में कौन विधि बनाता है? एक तो संसद बनाती है, ये कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। ओके, ये कौन सी विधि है? ये स्थायी विधि है। उसके बाद अध्यादेश। अध्यादेश भी क्या है? विधि है। अध्यादेश, अब अध्यादेश जारी कौन करता है? अध्यादेश जारी करते हैं तो राष्ट्रपति जी। आर्टिकल याद रखो तो देख लो, 123 व राज्यपाल, इनका आर्टिकल है 213। ओके, अध्यादेश ये भी क्या है? विधि है। उसके बाद कार्यपालिका के विधान क्या है? कार्यपालिका विधान। देखो, संसद कोई विधि बनाती है तो उसे बना देती है, लेकिन उसको पूरा जो ढांचा होता है ना कि हाँ किस आर्टिकल में या फिर किस धारा में क्या होगा, उसकी लेखा जोखा तैयार करती है कार्यपालिका, उसी को कहते हैं अपन कार्यपालिका विधान। ओके, अब देखो उसमें क्या आएगा? कुछ उप विधि है। क्या है? उप विधि बनाई है, ठीक है ना, या फिर कोई नियम बनाया है, ठीक है ना, या फिर कोई आदेश दिया है, ठीक है ना, या फिर कोई क्या है? उप विधि बनाई है, नियम बनाए, आदेश दिया है, कोई विनिमय दिया है, ये सब क्या है? कार्यपालिका विधान है। विनिमय आदि, ये सब कार्यपालिका विधान है। ओके, उसके बाद और क्या है? उसके बाद है कोई विधि बनाने की प्रथा है या फिर रूढ़ी है, यानी कि विधि की शक्ति रखने वाली प्रथा या फिर क्या है? रूढ़ी, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधि की शक्ति रखता है, विधि की शक्ति रखने वाली रूढ़ी या फिर प्रथा। जैसे समाज क्या है? विधि,
बनाने की क्या है, प्रथा है, रूढ़ी, मतलब कि विधि बनाने की शक्ति रखता है समाज। ओके, समझ में आया? आर्टिकल 13 क्लोज 3 में विधि क्या क्या है उसकी बात की हुई है। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 13 क्लोज 4 किसकी, आर्टिकल 13 क्लोज 4 की बात करें अपन तो उसमें क्या है देखो आप। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 क्लोज 4 की। इसमें क्या है देखो, हालांकि जो मूल संविधान था ना उसमें आर्टिकल 13 क्लोज 3 तक ही था, इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ओके, इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ओके, ये बात याद रखना। देखो इसमें ये लिखा है कि संविधान संशोधन को, यानी कि जो संविधान संशोधन होता है ना, संविधान संशोधन को भाग 3 के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। ये बात लिखी है आर्टिकल 13 क्लोज 4 में, माना जाएगा। लेकिन देखो फिर भी कुछ हुआ क्या, हाँ बिल्कुल हुआ, लेकिन हाँ विधि नहीं मानेंगे, लेकिन कब, लेकिन संशोधन मूल अधिकार मूल ढांचे को प्रभावित न करे। तो ये बात किसने कही है, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में। किसने कही है, केशवानंद भारतीवाद में कही है ये बात। किसमें कही है, केशवानंद भारतीवाद में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ओके, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस बात में, केशवानंद भारतीवाद। कब आया था ये आया था 24 अप्रैल 1973 को। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हाँ ये एक सही बात है, लेकिन अगर संविधान संशोधन होता है लेकिन वो मूल ढांचे को प्रभावित न करे तो विधि शून्य नहीं होगी। अगर वो मूल ढांचे को प्रभावित करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। ओके, आगे चले। अब देखो कुछ सिद्धांत है, ठीक है ना। एक सिद्धांत मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना, आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है ना। अब कुछ सिद्धांत और है, ठीक है ना। एक सिद्धांत है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। कौन सा है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ओके, देखो ये सिद्धांत कहाँ से आया है, तो ये आया है सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारतीवाद से। किसमें आया था, केशवानंद भारतीवाद से आया है, केशवानंद भारतीवाद से आया है। ओके, ये मैंने अभी बताया कब आया था ये बात, तो 1973 में। ओके, अब इसमें है क्या ये बात, ठीक है ना। जैसे कि देखो कोई विधि है, सॉरी केशवानंद भारतीवाद नहीं, गोपालनवाद, सॉरी कौन सा बात था, किस बात में आया था, तो गोपालनवाद में आया था, ठीक है ना। ये पृथक्करण का सिद्धांत दिया था गोपालनवाद में, ठीक है ना। यह आया था बात 1950 में। कब आया था, 1950 में। ओके, सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ा कंफ्यूजन में। ओके, अब देखो जैसे कोई विधि है, ठीक है, उसका एक हिस्सा, उसका कोई एक हिस्सा है, वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट से क्या है, संगत है, ठीक है ना। लेकिन उसका कुछ हिस्सा क्या है, फंडामेंटल राइट से क्या है, असंगत है, तो क्या होगा, पूरी विधि समाप्त हो जाएगी क्या, नहीं। जो इसका कुछ हिस्सा है ना वो असंगत, वो समाप्त हो जाएगा। ओके, उसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, पूरी विधि समाप्त न होकर सिर्फ वह हिस्सा समाप्त जो क्या है, फंडामेंटल राइट से असंगत है, क्या है, असंगत है। ओके, मतलब पूरी विधि समाप्त न होकर क्या होगा, जो हिस्सा फंडामेंटल राइट से असंगत है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही क्या है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, जो कब आया था, गोपालनवाद में आया था 1950 में। ओके, याद रखोगे। अब देखो एक चीज़ और है, ठीक है, एक सिद्धांत और है, अधिक त्याग का सिद्धांत। कौन सा है, अधिक त्याग का सिद्धांत।
कौन सा है? अधित्याग का सिद्धांत। ये क्या है? कौन सा सिद्धांत है? अधित्याग का सिद्धांत। देखो ये क्या है? अधित्याग का सिद्धांत मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, भारतीय नागरिक चाहे कि मैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार त्याग कर दूं, तो क्या वो कर सकता है? नहीं, वो फंडामेंटल राइट्स त्याग नहीं कर सकता। यही है अधित्याग का सिद्धांत। देखो अधित्याग का सिद्धांत वैसे कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। कहाँ का है? ये पेन चले इसी से काम पे लगा है। यह सिद्धांत यूएसए का है, ठीक है ना? क्या है? क्या है? वहाँ का नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का, वहाँ का नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार त्याग कर सकता है। यानी कि वो चाहे कि नहीं मुझे ये मौलिक अधिकार नहीं चाहिए, हाँ तो आप त्याग सकते हो। लेकिन कहाँ पे? इंडिया में नहीं, अमेरिका में। ओके, तो ये क्या भारत में लागू होता है ये सिद्धांत? तो नहीं, ये सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है। ओके, ये सिद्धांत भारत में लागू नहीं। क्यों? अब बात है क्यों नहीं होता है भाई? हम क्यों नहीं त्याग कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को कि हाँ आपने जो अधिकार मुझे दिए हैं, बोलने का अधिकार दिया है, मैं उसे त्याग करना चाहता हूँ कि नहीं मुझे अभिव्यक्ति नहीं चाहिए, तो वो क्यों नहीं कर सकता है? देखो क्योंकि भारत में फंडामेंटल राइट्स व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है भारत में? क्योंकि भारत फंडामेंटल राइट्स क्या है? व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है? पूरे समाज के हित के लिए है। पूरे व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के हित के लिए है। पूरे समाज के हित के लिए है। ओके, तो ये तो हो गया अपना आर्टिकल 12 और 13 समाप्त, ठीक है ना? अब एक इसमें देखो आर्टिकल 13 और से एक और चीज निकलती है, उसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना? आर्टिकल 13 से एक चीज और निकलती है जिसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? अब देखो जुडिशियल रिव्यू की बात करें अपन, किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन। किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो ये कहाँ से हुआ है? तो ये है यूएसए की सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित है। ओके, कहाँ से प्रतिपादित है? यूएसए की सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित है। लेकिन भारत में कहाँ है इसकी बात? तो भारत में ये कहाँ पर है? तो आर्टिकल 13 में। कहाँ पर है? आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको देता है? तो ये देता है सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट की। अब देखो इस शक्ति का वो उपयोग किसके आधार पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं? तो वो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं आर्टिकल 32 के आधार पर, और हाई कोर्ट करती है 226 के आधार पर। ओके, हालांकि ये पूरा एक टॉपिक है, मेंस का टॉपिक, जो अपन जब भी अपना एक प्री का टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन वापस मेंस पे आएंगे तो अपन ये टॉपिक और डिटेल से जानेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इतनी पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये क्लास देख ली तो अगर ये 2 आर्टिकल आते हैं क्वेश्चन में और आप गलत कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो ऑल द बेस्ट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।